हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी गुप्ता शिक्षा के नवीन प्रयास डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के इस विषय में आपका स्वागत करता हूं। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की सेकंड यूनिट चल रही है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियों का चर्चा होगी। जो भी वीडियो हमने आपके लिए बनाया है, उस वीडियो के जो भी नोट्स हैं, खासकर अपने स्टूडेंट्स के लिए ये रिक्वेस्ट है कि उन नोट्स को आप पूरा बनाएं, अपनी कॉपी पे नोट्स करें, क्योंकि ये आपके लिए परीक्षा उपयोगी है और इस नोट्स को मैं चेक भी करूंगा कॉलेज खोलने पर। तो अभी तक हमने देखा, शुरू से पढ़ते हैं कि 1813 से पहले किस प्रकार से ईसाई मिशनरियों ने कार्य किया भारत में। शिक्षा का प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के प्रारंभिक मतलब प्राथमिक शिक्षा के विकास में अपना योगदान दिया। 1813 में जब 1793 हुआ, 1813 का आज्ञा पत्र आया, तो उस आज्ञा पत्र से पाश्चात्य विवाद उत्पन्न हुआ और वो चलता रहा। फिर 1835 में जब आज्ञा पत्र आया, तब भी वो विवाद शांत नहीं हुआ, तो लॉर्ड मैकाले आया और उसने उस विवाद का हल प्रस्तुत किया। उसके बाद लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र पूरा हमने देखा क्या है। फिर लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र के आधार पर उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की। लेकिन उस शिक्षा नीति की घोषणा करने के 13वें दिन 7 मार्च जो 1835 में उन्होंने घोषित की थी, उसके 13वें दिन ही किसी कारणवश त्याग पत्र देकर इंग्लैंड चले गए और उनके स्थान पर लॉर्ड ऑकलैंड नए गवर्नर जनरल पर के आए। क्योंकि मैकाले जो था वो पूर्णतः पाश्चात्यवादियों का समर्थन करके गया था, इसलिए प्राच्यवादी संतुष्ट नहीं थे और वो आंदोलन कर रहे थे। ऑकलैंड ने इसको गंभीरता से लिया और फिर इसका 4 साल तक गहन अध्ययन करके फिर 1839 में अपनी नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की। तो 33 के बाद, जैसे हमने कहा, हर 20 साल बाद कंपनी का आज्ञा पत्र रिवाइज होता है। 1793 के बाद 1813 में हुआ, 1813 के बाद 1835 में हुआ, 1835 के बाद 1853 में रिवाइज होगा। तो वही कहा, 1833 के बाद 1853 में नया आज्ञा पत्र जारी होना था। अतः इस बार जो नया आज्ञा पत्र जारी होना था, इस बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय शिक्षा नीति के संबंध में विचार हेतु एक संसदीय कमेटी का गठन किया। क्या किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट हर 20 साल बाद आज्ञा पत्र जारी होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट से। तो इस जब 53 की बात आई, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक समिति का गठन किया भारतीय शिक्षा या भारतीय शिक्षा नीति के संबंध में विचार करने। एक संसदीय समिति का गठन किया। समिति ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा का गहन अध्ययन किया और उसमें कंपनी की भूमिका का भी अध्ययन किया और उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। एक उसके आधार पर भारतीय नई शिक्षा नीति तैयार कर संसद में समूह प्रस्तुत की। मतलब पहले अध्ययन किया कि क्या भारत में क्या शिक्षा प्रणाली चल रही है, उसमें कंपनी की क्या भूमिका है, उन सब का अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की। फिर उसमें चर्चा हुई और उस चर्चा के आधार बाद जो उन्होंने अपना विवरण प्रस्तुत किया था, चर्चा के बाद उसमें जो भी आवश्यक संशोधन थे, उस संशोधनों के आधार पर कितने तारीख को 19 जुलाई 1854 को एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। 19 जुलाई 1854 को एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। चूंकि उस समय सर चार्ल्स वुड, कौन? सर चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। कौन? कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। कब? 19 जुलाई 1854 को जब शिक्षा नीति घोषित की गई, उस समय सर चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। इसलिए उन्हीं के नाम पर यह शिक्षा नीति वुड का घोषणा पत्र कहा जाने लगा है, या वुड डिस्पैच कहा जाता है। इंग्लिश में कहिए वुड डिस्पैच कहिए, हिंदी में कहिए वुड का घोषणा पत्र कहा जाने लगा है। यह घोषणा पत्र ये कहिए बहुत बड़ा था, 100
अनुच्छेदों में बटा है। कहा गया ना, यह घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदों का एक लंबा अभिलेख है। कितने? 100 अनुच्छेद। इसको भारत की शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा भी जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अभी हम इसके नीति के आधार पर हम देखेंगे क्यों कहा गया इसको मैग्ना कार्टा। पूछा जाता है, 1 नंबर का सवाल है कि शिक्षा का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा, इंग्लिश में मैग्ना कार्टा कहते हैं, किसको कहते हैं? तो गुड डिस्पैच को कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसके जब गुण दोष विशेषताएं देखेंगे और साथ साथ ये नीतियां देखेंगे तो उसी का आधार पर कहा जाता है। उसमें क्या क्या लिखना होता है, अगर आ गया इसमें 2 नंबर में तो भी हम बताएंगे। तो जिसमें शिक्षा की कंपनी और 100 जो 100 अनुच्छेदों का एक लंबा अभिलेख था, उसमें शिक्षा नीति और कंपनी की भूमिका को पूरी तरह स्पष्ट किया गया कि क्या कंपनी की भूमिका होगी, क्या शिक्षा नीति होगी, वो पूरी तरह स्पष्ट किया गया था। तो आगे देखते हैं हम कि बुड की जो आज्ञा पत्र है उसमें क्या क्या सिफारिशें की गई थी, या यूं कहे जो घोषित शिक्षा नीति है उसमें कौन कौन सी प्रमुख बातें थी। हमने कहा 100 अनुच्छेदों का लंबा अभिलेख है, तो उसकी कुछ प्रमुख बातें, महत्वपूर्ण बातें, लगभग सभी महत्वपूर्ण बातें का हम यहाँ चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं इस अभिलेख में। तो सबसे पहला क्या था? शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी पर डाल दिया गया। इस डिस्पैच के द्वारा, इस घोषणा पत्र के द्वारा जो शिक्षा का दायित्व था वो सरकार अर्थात कंपनी पर डाल दिया गया था कि शिक्षा का विकास, प्रसार सब करना वो कंपनी की जिम्मेदारी होगी, दूसरे की नहीं। मिशनरी वगैरह किसी की नहीं। किसकी जिम्मेदारी होगी? वो कंपनी की जिम्मेदारी है, कंपनी उसका जवाबदेह होगा। इसके संबंध में इस घोषणा पत्र में कहा गया कि कोई भी विषय हमारा ध्यान इतना आकर्षित नहीं करता जितना शिक्षा। यह हमारा एक पवित्र कर्तव्य है। इसमें कहा गया कि कोई भी विषय हमारा इतना ध्यान आकर्षित नहीं करता जितना शिक्षा था। शिक्षा के महत्व को बताने की कोशिश की और ये कह रहा है ये हमारा एक पवित्र कर्तव्य। ये स्टेटमेंट कहा गया इसमें। तो मेन क्या था कि शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी या सरकार पर। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, इसके 14-15 मुख्य सिफारिशें हैं जो शिक्षा नीति का है, उसको याद रखना आपको जरूरी है। आगे बताते हैं। पहला होगा, दूसरा जल शिक्षा विभाग की स्थापना की। क्या चीज? जल शिक्षा, मतलब कंपनी का जहां जहां शासन था उसके प्रत्येक प्रांत में एक जल शिक्षा विभाग की स्थापना की बात कही। क्या कही? कि हर एक प्रांत में, कंपनी शासित हर एक प्रांत में जल शिक्षा विभाग की स्थापना होगी। तीसरी बात, सहायता अनुदान प्रणाली। सहायता अनुदान प्रणाली जो पहली, ये कई चीजें, मैक्सिमम चीजें पहली बार की गई थी, ये भी पहली बार। सहायता अनुदान प्रणाली, सहायता अनुदान प्रणाली कहा कि देशी और विदेशी स्कूल दोनों, उसमें ये भी है व्यक्तिगत प्रयास वाले स्कूल भी। व्यक्तिगत प्रयास का मतलब जिसको आज के समय में सेल्फ फाइनेंस स्कूल कहते हैं, वो भी इसमें शामिल है। व्यक्तिगत प्रयास वाले स्कूल, देशी और विदेशी शिक्षण संस्थाएं को बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सहायता अनुदान दिया जाएगा या आर्थिक अनुदान दिया जाएगा, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के। ये नहीं कि ये इस पाश्चात्य वाले हैं तो इनको देंगे, ये प्राच्य वाले इनको नहीं देंगे, ये ईसाई स्कूल है इनको दिया जाएगा, ये हिंदू स्कूल है इसको नहीं दिया जाएगा, ये मुस्लिम स्कूल है इसको नहीं दिया जाएगा। इस तरह से कोई भेदभाव, सबको समान रूप मानते हुए सबको सहायता अनुदान दिया जाएगा आर्थिक के रूप में, मतलब रुपये पैसे के रूप में। वो अनुदान किस लिए होगा? भवन निर्माण के लिए होगा, स्कूल में प्रयोगशालाएं खोलने के लिए होगी, शिक्षकों को वेतन देने के लिए होगा, छात्रवृत्ति देने के लिए होगा। इन सब कार्यों के लिए, मतलब स्कूल का प्रचार विकास, इन सब चीजों के लिए ये दिया जाएगा, ये सहायता अनुदान प्रणाली। इसके अलावा अब इसके बाद
शिक्षा के संगठन की बात करते हैं तो इन्होंने शिक्षा के संगठन 4 स्तरों में बांटा था। ये पहली बार ही हुआ था। शिक्षा का संगठन कितने स्तर पे? 4 स्तर। प्राथमिक अगर कहे तो शिशु के लिए, मिडिल बालक के लिए, हाई स्कूल अगर कहे तो किशोरों के लिए और कुछ युवा वर्ग के लिए। 4 स्तर बांटे थे, प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल और उच्च। मतलब शिक्षा का जो संगठन था वो 4 लेवलों में बांटा था। ये इनके प्रमुख कार्य थे, यानी शिक्षा नीति की बहुत बड़ी विशेषता है ये और ये चीजें पहली बार ही हुई है सारी अगर देखा जाए। साथ साथ क्रमबद्ध स्कूलों की भी स्थापना, जैसे इन्होंने शिक्षा का संगठन 4 स्तर में बांटा, उसी प्रकार विद्यालयों को भी संगठन स्तर वाइज किया। प्राथमिक जैसा है तो प्राथमिक स्कूल हो गया, प्राथमिक स्कूल के बाद मिडिल स्कूल के बाद हाई स्कूल के बाद कॉलेज और कॉलेज के बाद विश्वविद्यालय। मतलब एक लेवल, पहले प्राथमिक स्कूल, फिर मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर उच्च शिक्षा। इस तरह से एकदम सीढ़ी के नुमा इन्होंने क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की बात कही। इस घोषणा पत्र में बोर्ड की जो घोषणा पत्र या शिक्षा की नीति थी, बोर्ड की शिक्षा नीति जो थी, उसमें घोषित शिक्षा नीति, उसमें क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना बात की थी। उसमें प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और फिर लास्ट में विश्वविद्यालय। ये दोनों अगर देखा जाए उच्च शिक्षा के लिए, ये सब प्राथमिक शिक्षा हो गई, मिडिल शिक्षा हो गई, बीच की शिक्षा हो गई, या मिडिल स्कूल। साथ ही साथ शिक्षा के उद्देश्य प्रथम बार निर्धारित किए गए थे। जब से अंग्रेज आए थे, अब जब से वास्को डी गामा ने भारत के जलमार्ग की खोज की 1498, उससे पहले कोई शिक्षा का उद्देश्य ही निश्चित नहीं था। प्रथम बार ये हुआ कि ना 1793 में हुआ, ना 1813 में हुआ, ना 1833 में हुआ। पहली बार हुआ 1854 के बुद्ध डिस्पैच के अंतर्गत, लिख देते हैं 1854। पहली बार शिक्षा का उद्देश्य निश्चित किया गया और जो उद्देश्य निश्चित किया गया वो ये थे, भारतीयों का मानसिक विकास करना और बौद्धिक उन्नति करना। क्या करना? भारतीयों का मानसिक विकास करना और उनके बौद्धिक स्तर को क्या करना? ऊंचा उठाना। साथ साथ भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना और उनकी भौतिक उन्नति करना। दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य था भारतीयों की जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और अंग्रेजी माल की मांग बढ़ाना। जीवन स्तर ऊंचा उठेगा तो अंग्रेजी माल की खपत ज्यादा बढ़ेगी, जिससे उनको फायदा ज्यादा होगा। तो वही तीसरा क्या था? जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और अंग्रेजी माल की मांग बढ़ाना। भारतीयों के नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना और साथ साथ राज्य सेवा हेतु योग्य कर्मचारी तैयार करना। ये उद्देश्य मेरे मुख्यतः 5 उद्देश्य शिक्षा के निर्धारित किए गए। क्या? भारतीयों का मानसिक विकास करना, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना, उनका नैतिक चारित्रिक विकास करना, राज्य सेवा के लिए योग्य कर्मचारी करना, भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। ये सारे चीज इनके उद्देश्य। पाठ्यचर्या की बात करें तो पाठ्यचर्या मतलब पाठ्यक्रम में क्या क्या होगा, तो पाठ्यक्रम में बात करें तो पाठ्यक्रम में प्राच्य भाषा एवं साहित्य को महत्व दिया, स्थान दिया कि पाठ्यचर्या में प्राच्य भाषा एवं साहित्य होगा। लेकिन को स्थान, साथ ही ध्यान रखिएगा, पाठ्यचर्या में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा आवश्यक होगी या यूं कहें अनिवार्य होगी। पाठ्यचर्या के अंतर्गत प्राच्य भाषा साहित्य का ज्ञान दिया जाएगा, उसको उसके महत्व को नहीं निकाल रहा है, को महत्वपूर्ण है, प्राच्य भाषा साहित्य का ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन पाश्चात्य भाषा साहित्य का ज्ञान आवश्यक है या अनिवार्य है। प्राच्य के साथ साथ किसको देना है? पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का ज्ञान भी आवश्यक होगा। ये इनके घोषणा पत्र में कहा गया, बोर्ड डिस्पैच में कहा गया। शिक्षण विधि की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर देसी भाषाओं में और साथ साथ अंग्रेजी भाषाओं में,
जो सरकारी स्कूल है वहाँ देसी भाषा है और जो मिशनरी स्कूल है वो अंग्रेजी भाषा में कर सकती है। स्कूल के ऊपर भी डिपेंड है अगर वो चाहे। मतलब प्राथमिक शिक्षा आप देसी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दे सकते हैं, लेकिन जो उच्च शिक्षा है, जो ये कॉलेज विश्वविद्यालय वाली शिक्षा, ये ओनली और ओनली अंग्रेजी भाषा। किसमें? अंग्रेजी भाषा। साथ साथ शिक्षक वेतन बढ़ोतरी और शिक्षण प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की बात करें। उन्होंने कहा कि जो भी शिक्षक है उनके वेतनों में बढ़ोतरी करके एक सम्मानजनक वेतन तक पहुंचाया जाएगा। मतलब एक सम्मानजनक वेतन निर्धारित किया जाएगा। साथ साथ शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल भी खोले जाएंगे और शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल जो होंगे वो लंदन के, हाँ ये देखो लिखा, इंग्लैंड के प्रशिक्षण स्कूल के तर्ज पर। किसके? इंग्लैंड अर्थात जो लंदन में है उस प्रशिक्षण स्कूल के तर्ज पर यहाँ शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल खोले जाएंगे और प्रशिक्षण के दौरान छात्रवृत्ति दी जाएगी। क्या दी जाएगी? स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ये ना धार्मिक शिक्षा की बात करें तो इन्होंने धार्मिक शिक्षा में मिशनरी स्कूल में धर्म की शिक्षा की छूट दे दी। किसमें? मिशनरी स्कूलों में धर्म की शिक्षा की छूट दे दी, लेकिन सरकारी स्कूलों में किसी भी धर्म की शिक्षा की अनुमति नहीं दी। ध्यान रखिएगा, मिशनरी द्वारा स्थापित स्कूल है उसमें तो धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है, लेकिन जो सरकारी स्कूल है उसमें धार्मिक शिक्षा देने की छूट नहीं दी। अर्थात कोई भी धर्म की शिक्षा वहां नहीं दी जाएगी, लेकिन उसके विद्यालयों में अर्थात सरकारी स्कूल के विद्यालयों के पुस्तकालयों में बाइबल रखना अनिवार्य होगा। मतलब सरकारी स्कूल के जो पुस्तकालय होंगे उसमें उसके पुस्तकालय में बाइबल जरूर होगा। अर्थात बच्चा पढ़ना चाहे तो बाइबल वहां से पढ़ सकता है। इसके आगे है इसके पश्चात व्यवसायिक शिक्षा के बारे में भी इन्होंने घोषणा की थी, या इस शिक्षा नीति में बात कही गई थी। और व्यवसायिक शिक्षा किस लिए? बेरोजगारी दूर करने के लिए, उद्योगों को कुशल कामगारों की पूर्ति के लिए तथा भारतीयों की आर्थिक उन्नति के लिए उन्होंने कहा व्यवसायिक शिक्षा की स्थापना की जाएगी और व्यवसायिक शिक्षा की शुरुआत की जाएगी। स्त्री और मुसलमानों की शिक्षा के बढ़ोतरी पर भी इन्होंने बात कही। इन्होंने कहा कि जो मुस्लिम है और जो स्त्रियां हैं, चाहे स्त्रियां चाहे मुस्लिम की हो चाहे हिंदू की हो, उनकी शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है। अतः मुसलमानों की शिक्षा के लिए तथा स्त्रियों की शिक्षा के लिए अलग विशेष स्कूल खोले जाएंगे तथा साथ ही साथ उनको स्कूल आने की तरफ आकर्षित किया जाएगा। और जो भी उनको स्कूल आने की तरफ आकर्षित करेगा, जो उनको बढ़ावा देगा, उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा। ऐसा इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा। जन शिक्षा के लिए इन्होंने 5 प्रमुख बातों का वर्णन किया। पहला, इन्होंने जो अभी तक चला आ रहा था लॉर्ड मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत, उसके अनुसार उच्च शिक्षा केवल उच्च वर्ग, उसको निरस्त किया। निस्यंदन सिद्धांत को निरस्त किया और उच्च शिक्षा सभी के लिए कर दिया। ये नहीं कि उच्च वर्ग वाले पाएंगे, कोई भी ले सकता है उच्च शिक्षा, सभी के लिए खोल दिया। साथ ही प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि करने की बात कही कि प्राथमिक और माध्यमिक जो स्कूल है उनकी संख्या में वृद्धि की जाएगी, जिससे सभी को शिक्षा मिल सके। निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति की बात कही कि निर्धन जो छात्र उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। जन शिक्षा प्रसार हेतु व्यक्तिगत जो प्रयास है उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। अर्थात व्यक्तिगत प्रयासों को क्या किया जाएगा? प्रोत्साहित किया जाएगा, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, उनको अनुदान दिया जाएगा। ये सारी चीजें जो अभी हमने बात की थी अनुदान प्रणाली की, तो उसी के अंतर्गत है कि व्यक्तिगत प्रयासों चाहे वो देसी हो चाहे वो मिशनरी हो, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, अर्थात अनुदान वगैरह देगा। और साथ साथ 5वीं बात क्या कही कि भारतीय भाषाओं का विकास किया जाएगा।
यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया, भारतीय भाषाओं का विकास किया जाएगा और जो यूरोपीय ज्ञान विज्ञान है उनका भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जाएगा, जिससे भारतीय ज्ञान विज्ञान की शिक्षा ले सके जो यूरोपीय ज्ञान विज्ञान। और कहा कि जो अच्छे अनुवादक हो गए उनको उस पर पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये तो कही जन शिक्षा पर एक 5 प्रमुख बातें कही। साथ साथ विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात कही। उन्होंने कहा लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो इनकी घोषणा पत्र में 14 प्रमुख हेडिंग के तहत 14 प्रमुख कंटेंटों के तहत हमने वुड की घोषणा पत्र में जितनी भी प्रमुख बातें थी वो आपके सामने प्रस्तुत है। ये 14 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, हेडिंग आपको याद हो बस, क्योंकि उसके अंदर क्या है वो नॉर्मली आप समझ गए होंगे, एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सिर्फ 14 पॉइंट, बहुत हार्ड नहीं, इजी है। वही 14 पॉइंट इनके मूल्यांकन में है। मूल्यांकन के अंदर गुण और दोष दोनों होता है, तो उसमें हम गुण की बात करेंगे, विशेषताएं कह लीजिए, गुण कह लीजिए, उसकी सबसे पहले हम बात करेंगे। तो मूल्यांकन के अंदर पहले हम सबसे पहले बात करेंगे गुण, और ये गुण इसी 14 पॉइंटों में निकल के आएंगे और दोष भी इसी 14 पॉइंट। सिर्फ यही 14 पॉइंट आपको याद हो तो गुण और दोष याद करने की जरूरत नहीं है। शिक्षा नीति के 14 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीएड सेकेंड ईयर में बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में 2 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पूछा जाता है शिक्षा का महाधिकार पत्र क्यों कहा जाता है, उसके अंतर्गत इसके मूल्यांकन ही हमें लिखना है, गुण और दोष लिखना है। गुण और दोष को हमने लिख दिया तो उसी के अंतर्गत वो आ जाएगा महाधिकार पत्र। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी बातें 14 हेडिंग के तहत जितनी बातें कही गई है इस घोषणा पत्र में, इससे पहले कभी नहीं भारतीय शिक्षा के लिए किसी भी घोषणा पत्र में इतनी सारी बातें नहीं कही गई, इतने सुधार की बातें नहीं कही गई। तो इसके घोषणा पत्र के मूल्यांकन में सबसे पहले देखते हैं गुण क्या है। पहला गुण ये है कि शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार पर डालेगा। अब ये नहीं है कि व्यक्तिगत प्रयास करेंगे, मिशनरी करेंगे, सरकार हाथ में हाथ करे बैठेगा, नहीं। कोई शिक्षा का उत्तरदायित्व, शिक्षा का प्रसार करना, विकास करना वो कंपनी पर होगा या सरकार पर होगा। साथ साथ हर प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना की। क्या कहे? शिक्षा विभाग, जन शिक्षा विभाग हर प्रांत में जन शिक्षा विभाग। जन शिक्षा अभी हम देखा ना, जन शिक्षा मतलब सर्वसाधारण को शिक्षा, अर्थात हर प्रांत में जब शिक्षा विभाग होगा तो सर्वसाधारण की शिक्षा के लिए सोचेगा, उनकी बढ़ोतरी के लिए सोचेगा। तो जन शिक्षा विभाग की स्थापना की हर प्रांत में, जो एक बहुत अच्छा काम है। साथ साथ सहायता अनुदान प्रणाली की भी शुरुआत हुई। हमने कहा कि जो व्यक्तिगत प्रयास वाले विद्यालय हैं, जिसको हम नॉर्मली आज के समय में सेल्फ फाइनेंस कॉलेज कहते हैं, उनको भी अनुदान देने की शुरुआत हुई कि उन कॉलेजों को भी अनुदान दिया जाएगा। निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति देने की बात कही। इसके अलावा गुड़ की घोषणा पत्र के मूल्यांकन में गुड़ की बात कर रहे थे। गुड़ में अभी तक हमने देखा कि शिक्षा जो है उत्तरदायित्व सरकार पर आ गया है, शिक्षा विभाग की स्थापना की बात कही गई है, सहायता अनुदान प्रणाली की बात कही गई है, छात्रों, निर्धन छात्रों की छात्रवृत्तियों की बात कही इस घोषणा पत्र में। साथ साथ शिक्षा का संगठन मनोवैज्ञानिक स्तर पर, संगठन मनोवैज्ञानिक स्तर पर हमने कहा प्राथमिक स्तर पर क्या शिशु को प्राथमिक शिक्षा, बाल्यावस्था या बालक को मिडिल शिक्षा, युवा किशोर को हाई स्कूल की शिक्षा और जो युवा है उनको उच्च शिक्षा। तो एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर शिक्षा का संगठन उन्होंने बांटा और उसी साथ साथ क्रमबद्ध विद्यालयों की उनकी स्थापना की। प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और फिर विश्वविद्यालय। भारतीयों के नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर बल देने की बात कही गई शिक्षा के उद्देश्य में कि भारतीयों के नैतिक एवं चारित्रिक विकास हो। साथ साथ पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के ज्ञान पर बल,
हमने कहा था कि इस पाठचर्या में प्राच्य ज्ञान विज्ञान के अलावा प्राच्य शिक्षा के अलावा पाश्चात्य शिक्षा पर भी बल दिया गया, मतलब पाश्चात्य शिक्षा अनिवार्य की गई। तो भी एक अच्छी बात है कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान में प्राप्त होगा, हमारा विकास होगा। सभी प्रकार के प्राच्य पाश्चात्य विद्यालयों पर के विकास पर, विद्यालयों के विकास पर, चाहे वो प्राच्य विद्यालय हो चाहे वो पाश्चात्य विद्यालय हो, उन सभी विद्यालयों के विकास पर बल देने की बात इसमें कही गई है। किस मिडिल स्कूल खोले जाएंगे, प्राथमिक स्कूल खोले जाएंगे, अभी अपने घोषणा पत्र में पढ़ा। साथ साथ विद्यालयों के स्थापना की बात कही गई है इसमें। लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। जन शिक्षा के अंतर्गत कहा गया है कि निषेधन सिद्धांत की समाप्ति होगी और सभी वर्गों को उच्च शिक्षा की छूट दी जाएगी। स्थिर शिक्षा के लिए उन्होंने अलग विशेष स्कूलों की बात कही, साथ साथ उन्हें आकर्षित करने वालों को पुरस्कृत करने की बात कही। यही बात उन्होंने मुसलमानों की शिक्षा के लिए भी कही कि इनके लिए भी, इनके प्रतिशत शिक्षा प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष स्कूल, अलग से विशेष स्कूल खोले जाएंगे तथा इनकी शिक्षा को जो बढ़ावा देगा उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा। व्यवसायिक शिक्षा पर बल, कामगारों के लिए, उद्योगों के लिए, व्यवसायिक भारतीयों के आर्थिक उन्नति के लिए व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। साथ साथ शिक्षक शिक्षा की भी व्यवस्था की गई थी। इंग्लैंड में जो शिक्षक शिक्षा स्कूल है उसके तर्ज पर शिक्षक शिक्षा स्कूलों की भी व्यवस्था की गई थी, साथ और उसमें छात्र नीति की भी बात है। तो ये देख रहे हैं आप, जो 15 पॉइंट है निकल के आए हैं, वो जो घोषणा पत्र में कहे गए उसी से निकल के आए हैं। वो याद होगा आपको, तो ये चीजें आपको याद होगी उसमें क्या क्या अच्छाइयां हैं। अब उन्हीं अच्छाइयों के साथ साथ कमियां भी हैं, दोष भी हैं। पहले दोष ये कि शिक्षा कंपनी के नियंत्रण में चलेगी। भाई कंपनी अंग्रेज के नियंत्रण में रहेगी तो अपने आप अंग्रेजों की भलाई ज्यादा सोचेगी, भारतीयों की भलाई ज्यादा सोचेगी, आप ही समझ सकते हैं। तो वही चीज है, कंपनी जब नियंत्रण में पूरा हो गया तो वो अपनी भलाई या यूं कहे ईसाइयों की भलाई, अंग्रेजों की भलाई ज्यादा सोचने लगे और भारतीयों की भलाई कम। ये अच्छी भी बात हुई और बुरी भी बात हुई, दोनों चीजें। शिक्षा के क्षेत्र में लाल फीताशाही का संघर्ष। लाल फीताशाही मतलब अब देखिए, जैसे जन शिक्षा विभाग की स्थापना हर प्रांत में की गई, वहां के उच्च पदों पर तो अंग्रेज सत्ताहीन हो गए, अंग्रेज बैठ गए, और जो कनिष्ठ या लिपिक वर्ग है वहां पर अंग्रेज परस्त अर्थात अंग्रेज भक्त बैठ गए। तो भारतीयों को कहीं पर भी नहीं, हर जगह उन्हीं का पीता चल रहा है। तो इसी को कहते हैं हर जगह अपने आदमी, हर स्तर पर अपने आदमी। कहते नहीं, कभी मूवियों में देखा होगा, कहते हैं कि हर लेवल पे मेरा आदमी बैठा है। तो ये लाल फीताशाही है जहां पर हर लेवल पर आपका ही आदमी। तो वही चीज है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हर वर्ग पर इन्हीं का आदमी बैठा, उच्च वर्ग पर इनका आदमी ये खुद, और जो निम्न वर्ग है, मध्यम वर्ग के क्षेत्र है, उसमें इनके परस्त, अंग्रेज परस्त या अंग्रेज भक्त बैठे, भारतीय का कहीं नाम निशान नहीं। तो वो चीज है फीताशाही का शिविर। सहायता अनुदान प्रणाली की शुरुआत की गई थी, व्यक्तिगत प्रयास वाला स्कूलों के लिए भी थी, लेकिन उसकी शर्तें बड़ी कठोर थी, जिसका लाभ बहुत कम विद्यालय ले पाए थे। तो सहायता अनुदान प्रणाली की कठोर शर्तें थी, ये भी एक कमी थी। शिक्षा का जो मूल उद्देश्य था वो पाश्चात्य संस्कृति का विकास था। आप शिक्षा का उद्देश्य पांचों हमने देखा है, वो पांचों पहली बार शिक्षा का उद्देश्य लागू किया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के विकास पर ज्यादा बल दिया गया। पाठचर्या में भी पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को अधिक महत्व दिया गया। पाठचर्या में लिखा गया है, जैसे इसमें कहा हमने लिखा है कि पाठचर्या में लिखा गया प्राच्य ज्ञान भाषा और साहित्य का ज्ञान दिया जाएगा, लेकिन पाश्चात्य भाषा और साहित्य का ज्ञान अनिवार्य होगा, आवश्यक। अर्थात बल किस पे ज्यादा दिया गया, अधिक महत्व किसको दिया गया, पाश्चात्य ज्ञान। उच्च शिक्षा में जैसे अभी तो माध्यम बताया था, प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी और देसी भाषा है, लेकिन उच्च स्तर पर केवल अंग्रेजी भाषा। उच्च शिक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा किया गया,
जिसके कारण सभी लोगों को शिक्षा ग्रहण करने में दिक्कत होने लगी। ये इसकी कमी। सरकारी स्कूलों में बाइबल रखने की अनिवार्यता। भाई सरकारी स्कूलों में धार्मिक तटस्थता की बात तो कर दी, लेकिन बाइबल रखवा के आप करना क्या चाहते हैं? अर्थात सीधे रास्ते से ना आके पीछे रास्ते से धर्म की शिक्षा की बढ़ावा दे रहे हैं। तो वही बात है, ये कमी। ईसाई मिशनरियों को अपने स्कूलों में धर्म शिक्षा की छूट मिल गई थी, जबकि स्कूलों में धर्म शिक्षा नहीं होनी चाहिए। और सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हीं व्यक्तियों को सरकारी नौकरी मिलती थी जिनको अंग्रेजी आती थी। और इसकी शुरुआत हमने बताया था 1844 में हो गया था। लॉर्ड हर्टांग ने सबसे पहले शुरुआत की थी कि सरकारी नौकरी में जिसको अंग्रेजी आती है उसको वरीयता देने की बात कही, और तब से ये चला आ रहा है। इसमें भी वही चीज बात है, उच्च शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी होगा। अर्थात अगर आपको अच्छे पद पे आना है, बैठना है, सरकारी नौकरी लेना है, तो आपको अंग्रेजी आना अनिवार्य। तो ये तो था इसके घोषणा पत्र का मूल्यांकन। बात कमियां तो है इसके घोषणा पत्र में। अगर दोष कहा जाए तो दोष तो है, लेकिन दोष के साथ साथ अच्छाइयां भी हैं। बहुत सारी नई बातों की शुरुआत हुई है। शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल की शुरुआत हुई है, व्यवसायिक शिक्षा की शुरुआत हुई है, अनुदान प्रणाली की शुरुआत हुई है, छात्रवृत्ति सभी को देने की बात कही गई है, जन शिक्षा विभाग की शुरुआत। तो बहुत सारी अच्छी बातों की शुरुआत हुई, बहुत सारी अच्छी बातें इस कही गई शिक्षा के संबंध में, बहुत सारे अच्छे सिफारिशें इसके अंतर्गत आई, जिसके कारण इसके दोष उसके आगे छोटे पड़ जाते हैं। और इसलिए इसे शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले शिक्षा पर इतनी विस्तृत व्याख्या, इतनी विस्तृत सोच या इतनी विस्तृत विकास की बात अभी तक पीछे किसी ने नहीं कही। अतः इसको हम कह सकते हैं शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पद या वुड का महाधिकार पद। तो ये वुड का आज समाप्त हो गया, वुड की शिक्षा नीति। अब नेक्स्ट में हम हंटर आयोग के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि वुड का ये घोषणा पत्र या वुड की शिक्षा नीति आपको समझ में आई होगी कि क्या कहा उन्होंने। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो रह जाता है तो आप हमें कॉल करके उसके बारे में पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसमें ये डाउट है। इसी के साथ जो भी देखे वीडियो उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करें। इसी के साथ वीडियो आज का यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।